Hi everyone. Hope you're doing good. Okay, so today we are going to start off with the most awaited chapter of the year, chapter 7, population. Okay, सो पॉपुलेशन सुनते ही हमारे दिमाग में बहुत सारे नोटी नोटी थॉट्स शुरू हो जाते हैं कि इस चैप्टर में ऐसा आएगा, इस चैप्टर में वैसा आएगा, लेकिन वो सारी चीज आपको एक साथ एक झटके में देखने को सुनने को नहीं मिलेगी. स्टेप बाय स्टेप वी विल रीच टू दैट लेवल ऑल्सो. सो पेशेंस बनाए रखिएगा, अपने कुर्सी की पेटी बांध लें और इस चैप्टर के लिए तैयार रहें, बिकॉज दिस चैप्टर इज गोइंग टू डिस्कस अबाउट रियलिटीज, द फैक्ट्स ऑफ लाइफ, एंड nobody can actually teach you this chapter. You already know this. और नोइंग के अलावा आप अपने आजू बाजू इर्द गिर्द ये बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व कर चुके हैं जो हम इस चैप्टर में इन डेप्थ देखने वाले हैं. ठीक है, सो बी रेडी फॉर दिस चैप्टर एंड डोंट बी रेडी ओनली फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू. प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी इस चैप्टर का है जो आपको काफी काम में आएगा और आप तुरंत कन्विंस भी हो जाओगे कि नहीं, जो भी टेक्स्ट बुक में लिखा है इट्स अ फैक्ट. मेनी आई ओपनिंग फैक्ट्स आर गोइंग टू बी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर, बट थिंग्स विल कम स्टेप बाय स्टेप. डोंट एक्सपेक्ट एवरीथिंग इन द फर्स्ट लेक्चर इटसेल्फ. ओके, चलिए तो ये चैप्टर शुरू करते हैं विथ इंट्रोडक्शन. सबसे पहला, वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज राइजन टू 7 बिलियन मार्क. ओके, टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिलियन. मिलियन मतलब 10 lakhs और बिलियन मतलब 100 crores. सो 700 crores मार्क ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है. कौन सा पॉपुलेशन? वर्ल्ड पॉपुलेशन. एंड देखो उसमें हम इंडियंस का कितना कंट्रीब्यूशन है. इंडियाज पॉपुलेशन हैज रीच 1.25 बिलियन और 1.5 बिलियन आप चाइना का मिला लो, तो टोटल हो जाता है 2.75 to 3 बिलियन. और सोचो 7 बिलियन में से 3 बिलियन तो खाली ये दो कंट्रीज ने ही कंट्रीब्यूट किया है. सो आवर कैपेसिटी इज फार मोर एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. समझ में आ गया ना कौन सी कैपेसिटी? ओके, चलो. सो धरती पे बोझ बढ़ रहा है लोगों का और आप ये अर्थ का चेहरा देख सकते हो, कितना उदास है, कितना उसको बर्डन झेलना पड़ रहा है. आगे देखते हैं. इट इज गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फुलफिल बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ इट्स ग्रोइंग पॉपुलेशन. अब हम पॉपुलेशन ग्रो करने से पहले ये नहीं सोचते कि इस बच्चे का जो हम इस दुनिया में ला रहे हैं उसकी बेसिक नीड्स का क्या होगा, फूड का क्या होगा, क्लोथिंग का क्या होगा, पानी का क्या होगा, शेल्टर का क्या होगा. जो भी बेसिक नीड्स है वो जवाबदारी हमने किस पे छोड़ के रखी हुई है? गवर्नमेंट पे छोड़ के रखी हुई है. बिकॉज एनी टाइम इन इंडिया इट्स अ कल्चर दैट यू आर पुअर, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ यू, इट इज बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट ने हमारे लिए रोजगार जनरेट नहीं किया, उस कारण से हम अभी भी गरीब हैं. हम कभी भी अपने आप को ब्लेम नहीं करते किसी भी नेगेटिव चीज के लिए. वी ऑलवेज फाइंड पीपल, वी ऑलवेज फाइंड ऑर्गेनाइजेशंस जिन पे हम ये ब्लेम डाल देते हैं कि तुम्हारे कारण ऐसा हुआ है. बच्चे तो हम पैदा करेंगे क्योंकि हमारे देश में जो गवर्नमेंट चल रही है उसकी जवाबदारी है इस इंक्रीज इन पॉपुलेशन को हैंडल करना. हम कुछ नहीं जानते, हम तो जो करने आए हैं वही करेंगे, दैट इज पॉपुलेशन को बढ़ाएंगे. समझ में आ रहा है? ओके, नाउ इस बढ़ती आबादी का जो बर्डन है इसको लेकर कुछ एनालिसिस है, वो सब हमको सोचना पड़ेगा. और ये सोच आपको ऐसे ही मालूम नहीं पड़ जाएगी. तो क्या सोचना है उसका एक फील लेने के लिए अभी आएगा आपकी स्क्रीन पे ये वीडियो. Russia, with the largest territory in the world, has roughly the same total population as Nigeria, a country 1/16 its size. But this similarity won't last long. One of the populations is rapidly growing, while the other is slowly declining. What can this tell us about the two countries?
Population statistics are some of the most important data social scientists and policy experts have to work with. But understanding a country's situation and making accurate predictions requires knowing not just the total size of the population, but its internal characteristics, such as age and gender distribution. So how can we keep track of all that data in a way that makes it easy to comprehend? Complex data is more easily interpreted through visualization, and one of the ways that demographers represent the internal distribution of a population is the population pyramid. Here, the data is divided by gender, with females on one side and males on the other. The population numbers are shown for each 5-year age interval, starting from 0 to 4 and continuing up to 100 and up. These intervals are grouped together into pre-reproductive, 0 to 14, reproductive, 15 to 44, and post-reproductive years, 45 and up. Such a population pyramid can be a powerful predictor of future population trends. For example, Rwanda's population pyramid shows it to be a fast-growing country. With most of the population being in the youngest age groups at the bottom of the pyramid, the number will grow rapidly in the coming years. As today's children reach their reproductive years and have children of their own, the total population is almost certain to double within the next few decades. For our second example, let's look at Canada, where most of the population is clustered around the middle of the graph. Because there are less people in the pre-reproductive age groups than there are in the reproductive ones, the population will grow more slowly, as the number of people reaching their reproductive years decreases. Finally, let's look at Japan. Because the majority of its population is in its post-reproductive years, and the number of people is smaller at each younger interval, this means that at current rates of reproduction, the population will begin to decline as fewer and fewer people reach reproductive age. Comparing these three population pyramids side by side shows us 3 different stages in the demographic transition as a country moves from a pre-industrial society to one with an industrial or post-industrial economy. Countries that have only recently begun the process of industrialization typically see an increase in life expectancy and a fall in child mortality rates as a result of improvements in medicine, sanitation, and food supply, while birth rates remain constant, leading to a population boom. Developing countries that are farther along in the industrialization process begin to see a fall in birth rates due to factors such as increased education and opportunities for women outside of child-rearing, and a move from rural to urban living that makes having large families less economically advantageous. Finally, countries in advanced stages of industrialization reach a point where both birth and death rates are low, and the population remains stable or even begins to decline. सो क्या देखा आपने? पॉपुलेशन की पढ़ाई करना खाली मजे लेने के लिए नहीं होती. पॉपुलेशन की पढ़ाई में बहुत सारे एस्पेक्ट्स, बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे एंगल्स से सोचना पड़ता है कि आपके पॉपुलेशन को पहले 2 हिस्सों में डिवाइड करो, मेल एंड फीमेल. फिर उनका एज ग्रुप के हिसाब से उनको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं. वन इज प्री प्रोडक्टिव, वन इज प्रोडक्टिव एंड द अदर इज पोस्ट प्रोडक्टिव. ठीक है, मतलब बच्चे, यंग पीपल एंड बुजुर्ग लोग. ओके, फिर वो लोग कब, कहां, कैसे, कौन से एज ग्रुप में पहुंचेंगे, कौन से साल में पहुंचेंगे, ये सब भी हमें एस्टिमेट करना पड़ेगा, सो दैट इट हेल्प्स द गवर्नमेंट टू टेक प्रॉपर डिसीजंस. फिर उसी से अंदाजा आएगा कि व्हाट इज गोइंग टू बी द लाइफ एक्सपेक्टेंसी, व्हाट इज गोइंग टू बी द चाइल्ड मोर्टालिटी रेट, what is going to be the birth rate, what is going to be the death rate, what is going to be the growth rate. All these things will be discussed under this chapter step by step. Okay, और ये सारी चीजें डिस्कस क्यों कर रही है? Because all this data is helpful to the government in taking proper decisions. क्योंकि हमने अभी देखा, whose responsibility? It is the government's responsibility to fulfill the basic requirements of its ग्रोइंग पॉपुलेशन. ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं. फॉर दिस कंट्रीज नेचुरल रिसोर्सेज अज्यूम utmost importance. There are 2 aspects between population and natural resources. अब गवर्नमेंट ने तो जवाबदारी ले ली कि हम अपने ग्रोइंग पॉपुलेशन का ध्यान रखेंगे, उनकी बेसिक नीड्स को हम पूरा करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम फलाना करेंगे, हम ढिमका करेंगे. लेकिन करोगे कैसे? नेचुरल रिसोर्सेस
आपकी कंट्री के आपको दिमाग में रख के ये जवाबदारी लेनी चाहिए. These natural resources are available, and since they are natural, they are available as a gift of God. तो हमें हमारे सारे नेचुरल रिसोर्सेज को ऐसे उपयोग करना चाहिए कि वो यूज करने के बाद खत्म ना हो जाए, यूज करने के बाद भी वो उसी फॉर्म में अवेलेबल रहे जिस फॉर्म में आपने उसको रिसीव किया था. थोड़ा बाउंसर गया, अब बात को समझो डिटेल में. मैं अगर रिवर की बात करूं तो रिवर में जो पानी है उसकी क्वांटिटी भी है और उसकी क्वालिटी भी है. पानी में इस्तेमाल करूंगा तो उसकी क्वांटिटी रिड्यूस होगी, वो तो होगी ना, बिकॉज वी आर यूजिंग दैट वाटर, बट दैट वाटर कैन बी रिसाइकल्ड एंड ब्रॉट बैक टू द रिवर. ऐसे कई कंट्रीज ने अलग अलग रास्ते अपनाए हैं जिससे रिवर में जो पानी है उसके क्वांटिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा. दूसरा आता है क्वालिटी ऑफ वाटर. ओके, अब गंगा मैया बहुत ही पवित्र नदी है, लेकिन अभी अगर उस गंगा नदी का पानी का सैंपल लिया जाए और लेबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए भेजा जाए तो आपको मालूम पड़ेगा कि गंगा नदी कितनी पोल्यूटेड हो चुकी है. और यही स्कीम बताकर 2014 में नरेंद्र मोदी जी इलेक्शन भी जीत चुके थे. हमारे पिछले वीडियोस में हमने इस पे भी गौर फरमाया है, गंगा वेलफेयर स्कीम. और ऐसी कई सारी नदियां हैं जो पहले पवित्र थी लेकिन लोग वहां पाप धोने गए तो वो नदी को भी उन्होंने अपने जैसा ही गंदा कर डाला. सो खाली नदी की बात नहीं है, उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए. नदी जिस फॉर्म में आपको रिसीव हुई थी उसी फॉर्म में वो रहनी चाहिए. नदी में पानी कब तक रहेगा? जब तक पानी बरसेगा. पानी कब बरसेगा? जब फॉरेस्ट एरियाज आपके इंटैक्ट होंगे. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पे हमने कितने सारे फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया, डिफॉरेस्टेशन हो गया. तो उसका अब वापस क्या होना चाहिए? एफॉरेस्टेशन भी होना चाहिए. और ऐसे भी कई सोसाइटी में लोग हैं जो समाज के डेवलपमेंट के लिए, समाज के सोशल एनवायरनमेंट को बचाने के लिए उनके दिन रात एक करके उन्होंने काम किया है. बिकॉज दे फील एक प्योर एनवायरनमेंट आपको तभी मिलेगा जब आप उसको उस फॉर्म में ही रखो जिस फॉर्म में वो आपको रिसीव हुआ था. सो पॉपुलेशन एंड नेचुरल रिसोर्सेज हैव सम कनेक्शन. नाउ व्हाट इज दैट कनेक्शन? दैट इज डिवाइडेड इनटू टू एस्पेक्ट्स. पहला, as population rises, limited natural resources depletes fast and in long run it becomes dangerous for future generation. अगर जिस हिसाब से हम अभी तक नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते आए हैं वैसे ही अगर भविष्य में भी इस्तेमाल करते रहे तो हमारे भविष्य के लिए कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज नहीं बचने वाले. हमारा भविष्य कौन? हमारे देश का भविष्य कौन? बच्चे, हमारे ही बच्चे. सो जो रिसोर्सेज हमने एंजॉय किए हैं वो उन्हें एंजॉय करने को नहीं मिलेगा. सो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें सोचना चाहिए. अब कई लोग इसमें काउंटर आर्गुमेंट करते हैं, जैसे अभी बीच में बहुत सारे कैंपेन्स निकले थे, सेव द टाइगर, सेव द लायन, सेव वाटर, सेव अर्थ. सब कुछ क्या है? सेव. सेव उछाल नहीं, सेव मतलब बचाना. ओके, सो कई लोग इसमें काउंटर कर देते हैं कि हम टाइगर को क्यों बचाएं भाई, हमें भी कहां डायनासोर देखने को मिला है. आर्ग्यूमेंट वैलिड है, क्योंकि तुमने डायनासोर को नहीं संभाला तो अब मैं टाइगर को नहीं संभालूंगा तो भविष्य में तो ना बेचारे को डायनासोर देखने को मिलेगा ना ही टाइगर. सो एनवायरमेंट के जो भी रिसोर्सेज हैं वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो एनिमल्स के फॉर्म में हो, बर्ड्स के फॉर्म में हो, ट्रीज के फॉर्म में हो, वाटर के फॉर्म में हो, इन सभी नेचुरल रिसोर्सेज को बचा के रखना एक अच्छे नागरिक की जिम्मेदारी है जो हम सबको निभानी चाहिए. ओके, फिर आगे देखते हैं. सेकंड पॉइंट, व्हेन अनस्किल्ड पॉपुलेशन राइजेस. सुनना ध्यान से, अनस्किल्ड पॉपुलेशन राइजेस मतलब ऐसा पॉपुलेशन जिसमें कोई स्किल्स नहीं है तो क्या होगा? नेचुरल रिसोर्सेज विल नॉट बी यूटिलाइज्ड इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, क्योंकि उसमें वो अक्ल ही नहीं है कि नेचुरल रिसोर्सेज का कब कहां कैसे क्या उपयोग करना चाहिए. विच प्रूव्स एज बैरियर टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री.
एक बार नेचुरल रिसोर्सेज को मिटाकर तुमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर दिया तो समझ में भी आता है, लेकिन अगर अनस्किल्ड लेबर फोर्स बढ़ा तो नेचुरल रिसोर्सेज भी डिस्ट्रॉय होंगे और किसी प्रकार का इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी नहीं होगा, जो हम हमारे पास्ट चैप्टर्स में देख चुके थे। नरेगा मनरेगा क्या हुआ था, खड्डे खोदो और खड्डे वापस भर दो, तो ओरिजिनलिटी रही नहीं और कोई भी प्रकार का डेवलपमेंट भी नहीं हुआ, मतलब अनस्किल्ड लेबर फोर्स ने टोटल लॉस कर दिया। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये दोनों पॉइंट को अच्छे से समझने के लिए, ठीक है, हम एक वीडियो देखेंगे जो आएगा आपकी स्क्रीन पे। We invited a group of adults to take part in an interesting activity. सभी adults को बुलाया है। When's the last time any of you drew a picture? Last time. Today we're here to draw a picture. Interesting. So what you'll see here are some crayons, colors in each box. Choose your colors wisely because there will be another group coming in after you and making another picture with what you leave behind. Then came the other group. दूसरा ग्रुप किसका है, बच्चों का। क्यूट क्यूट बच्चे, कभी आप भी ऐसे दिखते थे। They were given the remaining colors. कंडीशन ही थी कि पहला ग्रुप जो कलर यूज कर लेगा वो दूसरे ग्रुप को यूज करने नहीं मिलेगा, दूसरा ग्रुप रिमेनिंग कलर्स यूज करेगा। Then the two groups finally met. So here we have the other group. ये उनके पेरेंट्स ही हैं। Say hi. Why don't we show the kids the pictures that we've drawn? So nice. Wow. Yes. Why don't you show them what you drew? It's all black. We all took away the bright colors. I wish I wasn't this selfish, taking away all the bright colors. Maybe we could have broken the colors and left half of them for them and for the next group. If we use up all the green, our next generation will be left with none. So इस वीडियो से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा that करंट जनरेशन जो भी चीजें इस्तेमाल कर रही है वो उसे ऐसे इस्तेमाल करनी है कि वो सारी चीज आने वाली जनरेशन को भी नसीब हो। समझ में आ रहा है? सो इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो नेचुरल रिसोर्सेज और पॉपुलेशन का बहुत ही गहरा ताल्लुक है, और ये पॉपुलेशन नेचुरल रिसोर्सेज सारे चट कर गया तो आने वाली जनरेशन के लिए कुछ भी बचने वाला नहीं है, और वो दिन दूर नहीं है, बिकॉज द ह्यूमन पॉपुलेशन इज राइजिंग रैपिडली लाइक नेवर बिफोर। ओके, आगे देखते हैं। मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इसको हम बोलते हैं इंसानी विस्फोट। चलिए, इंडियाज डेथ रेट हैज फॉलन रैपिडली एज अगेंस्ट इट बर्थ रेट हैज नॉट फॉलन to that extent which has resulted in rise in net population, which is known as population explosion. Okay, world has never ever witnessed such a fast rate of growth of population as in the present period, and India is not an exception. तो हमें मालूम ही है कि अभी इस पूरी दुनिया में इतना पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इतना पॉपुलेशन बढ़ रहा है जो आज से पहले हमने कभी अपनी आंखों से नहीं देखा। इस दुनिया ने ये एंटिसिपेट ही नहीं किया था
कि ह्यूमन पॉपुलेशन इज गोइंग टू राइज सो फास्ट एंड इंडिया इज नॉट एन एक्सेप्शन, क्योंकि ये फास्ट पॉपुलेशन के ग्रोथ में सबसे बड़ा योगदान हमारा है। ओके, तुम्हारा होगा भविष्य में, ठीक है। सो इंडिया is not an exception to the fact that human population is growing faster. So we have broken all records and we have shown it to the world that we are also not less capable regarding reproducing kids. Okay? क्योंकि मत भूलो कामा सूत्रा का ओरिजिनेशन कहां से हुआ था? इंडिया से ही हुआ था, ठीक है। बाद में बात करेंगे, चलो। नाउ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन वाज अराउंड 2.5% per annum. More population and high rate of growth along with very high rise in population after 1970 is identified as population explosion. अब बात को समझो, 1947 तक India was a dependent nation. We were ruled by Britishers. Full exploitation हो रहा था इंडियन लोगों का, इंडियन रिसोर्सेस का, और हमारे दिमाग में एक गोल था कि हमें ब्रिटिशर से फ्री होना है, हमें ब्रिटिशर से फ्री होना है। 1947 में हम फ्री हो गए, उसके बाद हमको यही समझ में नहीं आया कि हम इस देश को चलाएंगे कैसे। तो एक और टारगेट हमको मिला कि अब हमें प्लानिंग कमीशन सेटअप करना है, जो सेटअप हुआ 1950 में, पहला प्लान बना 1951 में, फिर इकोनॉमिक पॉलिसीज बनी, उसका थोड़ा बहुत एग्जीक्यूशन हुआ। कहीं जाकर हमारे दिमाग में एक पीस ऑफ माइंड आ गया 1965 से लेकर 1970s के बीच में। और जब पीस ऑफ माइंड आता है, कोई काम धंधा होता नहीं है, तभी तो पॉपुलेशन बढ़ता है। और इसीलिए 1970 के बाद बहुत ही तेज पॉपुलेशन बढ़ा। उस इंक्रीज इन पॉपुलेशन को हम क्या बुलाते हैं? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बुलाते हैं, ठीक है। उसको समझेंगे थोड़ा डिटेल में थ्रू अ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इवन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड इवन फ्रॉम ग्रेजुएशन पॉइंट ऑफ व्यू, लोग आपको पूछ सकते हैं दैट व्हाट इज अ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी। सो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, फेज 1, 2 एंड 3, जिसमें पहले हम देखेंगे फेज 1। तो फेज 1 में क्या हुआ? बर्थ रेट इज राइजिंग, दे धनाधन बच्चे पैदा हो रहे हैं। दूसरा, डेथ रेट इज ऑल्सो राइजिंग, जाने वाले भी जा रहे हैं, आने वाले भी दे धनाधन आ रहे हैं। सो बर्थ रेट इज हाई, डेथ रेट इज हाई, बोथ आर हाई। तो एक हद तक हम बोल सकते हैं कि समाज में बैलेंस बना हुआ है, क्योंकि आने वाले फटाफट आ रहे हैं और जाने वाले भी फटाफट जा रहे हैं। तो बैलेंस बना हुआ है, बिकॉज इनकमिंग इज ऑल्सो फास्ट एंड आउटगोइंग इज ऑल्सो फास्ट। सो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन उतना तेजी से नहीं बढ़ रहा है, धरती पे बोझ उतना फास्ट नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। कंट्री इज अनअवेयर अबाउट हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तो बर्थ रेट बहुत ज्यादा है, क्योंकि कंट्री को अभी मालूम ही नहीं है कि ऐसा करने से कुछ नेगेटिव भी हो सकता है, ओके। और दूसरी तरफ आपके कंट्री में मेडिकल फैसिलिटीज का बहुत ज्यादा कमी है, जिस कारण से डेथ रेट इज ऑन द हायर साइड। सो व्हाई इज बर्थ रेट ऑन द हायर साइड? बिकॉज पीपल आर नॉट अवेयर कि छोटा परिवार सुखी परिवार। उन्हें क्या है, द मोर द मेरियर, मतलब जितने ज्यादा उतना ज्यादा मजा आएगा, और मजा लेते लेते ही इन्होंने बर्थ रेट को इतना हाई लेवल पे बढ़ा दिया। दूसरा, डेथ रेट इज हाई बिकॉज मेडिकल फैसिलिटीज ही साला अवेलेबल नहीं है, डॉक्टर की कमी है, हॉस्पिटल्स की कमी है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है रिगार्डिंग हाउ टू टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ। सो डेथ रेट इज ऑल्सो हाई, बर्थ रेट इज ऑल्सो हाई। अगेन आई एम टेलिंग दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम, ओके। प्रॉब्लम शुरू होगा फेज 2 में, इसीलिए देखो उसको ऑरेंज में मार्क करके रखा हुआ है, क्योंकि यहां पे भले ही ऑरेंज है लेकिन ये कर देता है कंट्री की लाल, ओके। चलिए तो देखते हैं इसमें क्या होता है। बर्थ रेट इज हाई, आने वाले दे धनाधन आ रहे हैं। दूसरा,
डेथ रेट इज लो, ओ माय गॉड, मतलब जाने वाले आराम से जा रहे हैं। सो आप सोचो, आने वाले फटाफट आ रहे हैं और जाने वाले जाने का नाम ही नहीं लेते। तो इस हिसाब से अगर कैलकुलेशन करो तो क्या होगा, इस धरती पे बोझ बढ़ना चालू हो जाएगा। नंबर ऑफ पीपल लिविंग ऑन दिस प्लैनेट इन दिस कंट्री विल स्टार्ट राइजिंग। और इस स्टेज में ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कंट्री अभी भी अनअवेयर है अबाउट छोटा परिवार सुखी परिवार। उन्हें मालूम ही नहीं है कि छोटा मतलब सुखी। उन्हें क्या है दिमाग में, यस, द मोर द मेरियर। ओके, सो कंट्री इज अनअवेयर। लेकिन आपकी कंट्री में मेडिकल फैसिलिटीज में दे धनाधन इंप्रूवमेंट देखने को मिला। अच्छे अच्छे डॉक्टर्स आए, हॉस्पिटल्स आए, वैक्सीन्स आ गए। ओके, और अच्छे अच्छे हेल्थ केयर सेंटर्स भी डेवलप हुए जहां पे लोगों की हेल्थ का ध्यान रखा जाता है। सो बर्थ रेट इज हाई एंड डेथ रेट हैज गॉन डाउन एंड दिस इज वेरी डेंजरस। तो दिन ब दिन लोग बढ़ते जाएंगे और इसी लोगों की बढ़ोतरी को हम क्या बुलाएंगे, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बुलाएंगे। ओके, इंसानी विस्फोट बुलाएंगे। सो हो सकता है कि आपके परिवार में अभी 4 लोग ही हो, लेकिन इमेजिन करो मम्मी पापा भाई बहन। ओके, अब बहन की शादी होगी, आपकी शादी होगी, आपने और बहन ने दोनों ने मिलके 4-4 बच्चे और पैदा कर दिए। और मम्मी पापा तो अभी है ही, वो जब तक दादा दादी नहीं बनेंगे तब तक वो रहेंगे। सो शादी हुई, 4-4 बच्चे हो गए, तो सोचो ये परिवार कितना बड़ा हो गया। और ये मत भूलो 4-4 आपके जो संतानें हैं उनकी भी तो शादी होगी, वो लोग भी बच्चे पैदा करेंगे। उन्होंने 8-8 बच्चे पैदा कर दिए, तो क्या होगा, एक छोटा परिवार जो 4 लोग का था 50-100 लोग का हो जाएगा। और यही हो रहा था इंडिया में आफ्टर 1970। इसीलिए मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन द एज ग्रुप ऑफ 1970-1975 वो जब पैदा हुए थे, उनके माँ बाप को पूछना कि उनके परिवार की साइज क्या थी। आराम से 6-7 बोलेंगे, मेरे 5 मामा हैं, मेरी 3 मौसी है, मेरे 4 काका हैं, 5 फोई हैं, ऐसा वो लोग बोलेंगे। नाउ आई एम सेइंग दिस विथ सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस, नॉट बिकॉज आई एम रिलाइंग ऑन अदर्स डेटा, आई रिलाई ऑन माई फैमिलीज डेटा ओनली। क्योंकि मेरी फैमिली में ही पापा के साइड 10 औलादे हैं, एक और होती तो क्रिकेट टीम हो जाती, ठीक है। और असल में 3 और थी, लेकिन वो तीनों बचपन में चल बसे, उस कारण से 10 पे ये नंबर रेस्ट्रिक्ट हो गया। सो आई हैव 2 काका, मतलब पापा को गिन के 3 भाई हुए, एंड आई हैव 7 फोई, मतलब 7 पैटर्नल आंटीज। ओके, सो टोटल कितना हो गया, 10 ऑन माई फादर साइड। ओके, अब मेरी मम्मी की साइड आई हैव 6 मैटरनल अंकल्स। मामा बोलते हैं जिसको, कितने, 6 सगे मामा, रियल। कजिन वजिन छोड़ दो, कजिन को गिनने बैठेंगे तो 30 हो जाएगा सीधा, क्योंकि उनके भी जो पापा थे मतलब नाना, और उनकी जो गैंग थी उसमें भी 5-6 लोग रियल ब्रदर सिस्टर्स थे। एंड आई हैव 2 मासीज, मतलब मम्मी को गिन के हो गए 3 और 6 मामा, कितने हुए, 9। सोचो, ये वो जमाने की मेंटालिटी ही थी जिसने आज इस देश का ये हाल कर दिया है, that the population has risen beyond control। और इसीलिए हम उसको क्या बुलाते हैं, जबरदस्त नाम दिया उसको, एक्सप्लोजन। इंसानों का विस्फोट हो गया, हर जगह आपको इंसान ही इंसान देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। खैर, इन सब चीजों को कंट्रोल में लाना आपके और मेरे हाथ में है, ठीक है। तो मैंने तो पॉपुलेशन पॉलिसी फॉलो किया है, हम 2 हमारे 2, पड़ोसी के भले ही अनेक हो, हम 2 हमारे 2 ही होना चाहिए। छोटा परिवार सुखी परिवार। और आपकी जनरेशन जो आएगी ना, वो तो इसी बात में विश्वास रखेगी। सबसे पहला, लिव इन रिलेशनशिप, मतलब हमें शादी नहीं करनी, और बाय चांस अगर शादी कर ली तो बच्चे पैदा नहीं करने, और बाय चांस सोचा कि बच्चे पैदा करने हैं तो बच्चे पैदा नहीं होंगे, बच्चा पैदा होगा, मतलब वो एक ही होगा। हम 2 हमारा एक इज द पॉपुलेशन पॉलिसी फॉर योर जनरेशन। इनफैक्ट आपकी जनरेशन छोड़ो, मैं अपने फ्रेंड सर्कल की अगर बात करूं तो वहां पर भी कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं मेरे जो लिव इन रिलेशनशिप में मानते हैं,
कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनकी शादी हो गई लेकिन बच्चे नहीं करने हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके बच्चे होते नहीं हैं, और कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने बच्चे किए लेकिन एक ही करके रुक गए हैं, उसके बाद वो आगे बढ़ने वाले नहीं है, वो मेरे को अभी से बोल रहे हैं। सो दिस इज द न्यू ट्रेंड, और ये जरूरी भी है बिकॉज नंबर ऑफ पीपल रिसाइडिंग ऑन दिस प्लैनेट शुड रिड्यूस, तो रिसोर्सेज बचे रहेंगे, लोग इस प्लैनेट पे जीवित रह पाएंगे, वरना एक दूसरे को मारने काटने पे ही तुलेंगे, ठीक है। एनीवेज, नाउ वी गो टू द फेज 3। तो फेज 3 में बर्थ रेट इज गोइंग टू गो डाउन एंड द डेथ रेट इज ऑल्सो डाउन, क्योंकि कंट्री अब एकदम अवेयर हो चुका है, वो इतनी सारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस कर चुका है ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन कि अब उसको पॉपुलेशन बढ़ाने में डर लग रहा है, और उन्हें मालूम पड़ चुका है अब मोर मैरियर नहीं होता, उतना दिमाग का माथाफोड़ी ज्यादा होता है, जितने ज्यादा लोग उतना दिमाग का माथाफोड़ी ज्यादा, ये उनको समझ में आ चुका है। ओके, सो इन दैट केस birth rate has gone down because now people have understood that small family happy family, छोटा परिवार सुखी परिवार, और मेडिकल फैसिलिटीज तो आपके यहाँ ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुकी थी, जिस कारण से डेथ रेट इज ऑल्सो डाउन। सो थर्ड फेज में जब भी कोई कंट्री पहुंचे उस फेज को हम डेवलप्ड फेज बुला सकते हैं। डेवलप्ड कंट्रीज में आपको ये फेज देखने को मिलेगा जहां पे बर्थ रेट इज ऑल्सो लेस एंड डेथ रेट इज ऑल्सो लेस। ओके, अंडरस्टूड। सो अपने लिए सबसे खतरनाक चीज कौन सी है? फेज 2। दैट फेज 2 इज नथिंग बट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जो इंडिया में सालों से चल रहा है। जब मैंने पढ़ाई करी थी ना, तब मेरी टीचर ने मेरे को बोला था इंडिया इज अंडरगोइंग फेज 2 ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी। आज मैं जब आपको पढ़ा रहा हूं तब भी मैं ये बोल रहा हूं इंडिया इज अंडरगोइंग फेज 2 ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी। फेज 3 में हम कब जाएंगे, इस बात का जवाब आप लोग ही हमें दे पाएंगे कि आप लोग की पॉलिसी क्या है, उसके बेसिस पे तय होगा कि फेज 2 पे ही हम चलेंगे या फेज 3 में भी कभी पहुंचेंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं पॉपुलेशन ट्रेंड्स इन इंडिया। ओके, वेरी फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस was conducted in 1871 owing to initiative of जमशेदजी टाटा, है ना। 1871-72 में जमशेदजी टाटा ने ये इनिशिएटिव लिया कि हम पहले गिने तो सही कि हम हैं कितने, उसके बेसिस पे हम नक्की करेंगे कि कंट्री में क्या प्रोड्यूस होना चाहिए और क्या नहीं प्रोड्यूस होना चाहिए या कितना प्रोड्यूस होना चाहिए। सेकेंड, आफ्टर दैट सिस्टमैटिक सेंसस वाज कंडक्टेड इन 1891। उसके 20 साल बाद हमको इतना टाइम लग गया समझने में कि हमें वस्ती गणतरी करनी कैसे चाहिए, तो सिस्टमैटिक सेंसस वाज कंडक्टेड इन 1891। फिर फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज कंडक्टेड इन 1951, क्योंकि बाद में एक ट्रेंड बन गया। 1871 पहला सेंसस, 1891 फर्स्ट सिस्टमैटिक सेंसस, फिर हर 10 साल में हम सेंसस करने लगे। तो सीधी सी बात है, इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिला? 1947 में, और 1947 के बाद सेंसस कौन से साल में हुआ? 1951 में। क्यों? क्योंकि हर 10 साल में सेंसस होता था। तो गिनो 1871, 1881, 1891, 1901, 1911, 1921, 1931, 1941, यहां तक इंडिया वॉज डिपेंडेंट। 47 में हमको फ्रीडम मिला, तो नेक्स्ट सेंसस कब आएगा? 41 के बाद 51। सो 1951 वॉज द फर्स्ट सेंसस ऑफ विच इंडिया? इंडिपेंडेंट इंडिया। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट, ट्रेंड्स डिपिक्ट द फॉलोइंग। अब हम ये पॉपुलेशन ट्रेंड्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है, उसके मेन पॉइंटर्स देख लेते हैं। सबसे पहला साइज एंड ग्रोथ, कि हमारा पॉपुलेशन का साइज कितना है और ये कितनी तेजी से फैल रहा है, ठीक है। दूसरा ग्रोथ रेट, बर्थ रेट एंड डेथ रेट, मतलब जब से पैदा हुए तब से लेकर आपकी डेथ तक क्या हो रहा है, आपका ग्रोथ हो रहा है कि कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, वो आत्मा में कन्वर्ट हो गए, देखो, है ना। जन्म से लेकर मरण तक दोनों चीजें हम इंक्लूड करेंगे,
बर्थ एज वेल एज डेथ, और बर्थ रेट डेथ रेट का डेटा आएगा तभी तो मालूम पड़ेगा कि ओवरऑल ग्रोथ रेट कितना हुआ है, बराबर, क्योंकि आने वाले आ रहे हैं, जाने वाले जा रहे हैं, आने वाले 100, जाने वाले 40, तो 60 से क्या हो गया, पॉपुलेशन ग्रो हो गया ना। सो वो तीनों चीज हम साथ में पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद रूरल अर्बन पॉपुलेशन। सो कई पॉपुलेशन में लोग ऐसे हैं जो गांव में रहते हैं और कई लोग ऐसे हैं जो शहर में रहते हैं। हमें दोनों ही मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज द नंबर ऑफ पीपल रिसाइडिंग इन रूरल एरिया एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ पीपल रिसाइडिंग इन अर्बन एरिया। ओके, चलिए फिर मेल फीमेल पॉपुलेशन। सो आपके टोटल पॉपुलेशन में हमने उस वीडियो में ही देखा, ये जानना जरूरी है कि कितने मेल्स हैं, कितनी फीमेल्स हैं। बाद में हम ये डिसीजन ले पाएंगे कि हमें इस पॉपुलेशन का करना क्या है, उनके लिए कैसे रोजगार जनरेट करना है, उनकी गरीबी कैसे दूर करनी है। सो ऑल दीज एनालिसिस इज रिक्वायर्ड एज फार एज पॉपुलेशन ट्रेंड्स इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। सो इस पूरे चैप्टर में जो ट्रेंड्स हैं उसमें हम ये 4 पॉइंट को कवर करेंगे, एंड ऑल दीज 4 पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम डिसीजन मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, इट विल बी फुल ऑफ डेटा, फुल ऑफ एनालिसिस, लेकिन वो आज नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर से हम ट्रेंड्स में पहला पॉइंट से शुरू करेंगे एंड वी विल कवर एज मेनी पॉइंट्स एज पॉसिबल इन वन लेक्चर। ओके, तो आज हमें खाली ये 4 नाम याद कर लेने हैं, साइज एंड ग्रोथ, ग्रोथ रेट, बर्थ रेट, डेथ रेट, मेल फीमेल पॉपुलेशन, रूरल अर्बन पॉपुलेशन। ओके, तो बस फिर आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।